गुरुकुल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशीष। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, आज की क्लास में हम जनरल एंट्री को करना सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंटिंग दो तरह से की जाती है, मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो मैनुअल अकाउंटिंग में सारा रिकॉर्ड हम हाथ से मेंटेन करते हैं और कंप्यूटराइज अकाउंट में हम किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मेंटेन करते हैं। तो दोनों के लिए आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। आज का हमारा ये क्लास बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला होगा और वन बाय वन हम सारे रूल को जानेंगे। साथ ही हम जनरल एंट्री को करना सीखेंगे। तो अकाउंटिंग क्या होता है? बिजनेस के लेन देन को सिस्टमैटिक प्रोसेस से रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग, जैसा कि हमने बताया कि अकाउंटिंग दो तरह से करते हैं, मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो जैसे जैसे हमारा दिन पे दिन डेवलपमेंट हुआ तो हर फील्ड में हमारे सॉफ्टवेयर आए हैं। अकाउंटिंग के फील्ड में भी हमारा सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। तो इसमें एक सबसे जो बेहतरीन सॉफ्टवेयर है टैली। तो हम टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अकाउंटिंग करना सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम सारे रूल को जानेंगे, सारे गोल्डन रूल को जानेंगे, सारे अकाउंट कॉन्सेप्ट को जानेंगे, अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री करना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्लास, जैसा कि हम जानते हैं बिजनेस में जो लेन देन होते हैं उन्हें हम जनरल एंट्री के माध्यम से ही रिकॉर्ड करते हैं। और जनरल एंट्री में एक पक्ष को हम डेबिट करते हैं तो दूसरे पक्ष को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये जो डेबिट और क्रेडिट है, इसके लिए कौन सा रूल फॉलो होता है? तो डेबिट और क्रेडिट करने के लिए हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम लुकास पैथोल द्वारा डेवलपमेंट किया गया था। तो जो भी एंट्री होती है उसे हमें डेबिट या क्रेडिट करना होता है। तो डेबिट या क्रेडिट, चाहे डेबिट और क्रेडिट को हम ऋणी या नामी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रेडिट को हम धनी या जमा से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बच्चे हमसे पूछते हैं, सर डेबिट में आर है ही। डेबिट लुकास पैथोली यूज द लैटिन वर्ड डिबारे एंड क्रीडारे, यानी डेबिट और क्रेडिट वर्ड इंग्लिश वर्ड जो है लैटिन वर्ड डिबारे और क्रीडारे से लिया गया है। तो हम आपको सबसे पहले जनरल का प्रारूप दिखाते हैं। जब हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो हम कुछ इस तरह के जनरल के प्रारूप के द्वारा हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं। और हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में हम सीधे वाउचर के रूप में जनरल एंट्री को पास करते हैं। सबसे पहले हम डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा खाता प्रणाली इटली के लुकास पैथोली द्वारा 1994 में शुरू किया गया था। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन में दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, जिनमें एक पक्ष को डेबिट किया जाता है और दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। तो यानी कि जनरल एंट्री बिजनेस के अंतर्गत जो भी लेन देन होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करना ही जनरल एंट्री होता है। और ये भी कह सकते हैं जनरल एंट्री अकाउंट की ABCD होती है। जिस तरह हर सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो तो मैथ में हम कोई भी सवाल लगाते हैं तो मैथ के सवाल लगाने के लिए हमें जिस तरह गिनती और पहाड़ा यानी कि काउंटिंग और टेबल याद होना चाहिए या आना चाहिए, उसी तरह हमें अगर अकाउंटिंग करना हो तो हमें जनरल एंट्री आनी चाहिए। अगर हम अकाउंट सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले टाइप ऑफ अकाउंट के बारे में जानना होता है। तो अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो हम जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में करते हैं उन ट्रांजैक्शन को हम अकाउंट यूज करके या रिकॉर्ड करते हैं। या तो उन्हें हम पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में रखते हैं, या तो रियल अकाउंट की श्रेणी में रखते हैं, या तो नॉमिनल अकाउंट की श्रेणी में रखते हैं। तो जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते जाते हैं ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। धीरे धीरे हम सभी चीज़ों को जानने लगते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट जो किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी से जुड़े होते हैं, ऐसे खाते पर्सनल अकाउंट कहे जाते हैं। तो उदाहरण के लिए मोहन का खाता या किसी बैंक का खाता, इन सारे को हम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत डालेंगे। इस पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत हम बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या किसी कस्टमर के अकाउंट को खोलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रियल अकाउंट की। तो नाम से ही यह वास्तविक खाता, वे खाते जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं, रियल अकाउंट कहे जाते हैं।
इसके अंतर्गत हम कैश, बिल्डिंग या फर्नीचर से रिलेटेड अकाउंट को ओपन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ऐसे खर्चे जो आय और व्यय से संबंधित होते हैं उन खर्चों को हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत खोलते हैं। अकाउंटिंग, तो नॉमिनल अकाउंट निम्न प्रकार के होते हैं: डिस्काउंट, सैलरी, परचेज, सेल, वेजेज। ये सारे अकाउंट हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत दिखाते हैं, नॉमिनल अकाउंट की सैलरी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं रूल की कि हम इन अकाउंट को कैसे, जनरल एंट्री को हम कैसे पास करें। तो जनरल अकाउंट एंट्री को पास करने के लिए हमें रूल आना चाहिए। तो वो रूल है पर्सनल का। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। एंड रियल का जो रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी व्यापार में आने वाली समस्त वस्तुओं को आपको करना है डेबिट और व्यापार से जाने वाली वस्तुओं को करना है आपको क्रेडिट। और इसके बाद नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी कि व्यापार में समस्त व्यय और हानियों को आपको डेबिट करना है और व्यापार के समस्त लाभों और प्राप्तियों को आपको धनी करना है। तो ये 3 रूल जनरल एंट्री के लिए आवश्यक है, इन्हें आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको जनरल एंट्री करनी है यानी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, इन तीनों नियम को आपको याद होनी चाहिए और इन तीनों नियम के बेस पर ही आपको जनरल एंट्री करना है। तो हम एक बार फिर आपको बता दें कि अकाउंटिंग के लिए आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है। तो अकाउंटिंग 3 प्रकार की होती है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और तीनों के रूल हैं। पर्सनल के रूल हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के रूल हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल के रूल होते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट एंड ऑल इनकम एंड गेन। तो इन रूल को आप कहीं पे नोट कर लें और जैसे हम आपको बताते जाते हैं वैसे इन्हें फॉलो करें। तो चलिए एक 1 बाय 1 हम एंट्री को देखते हैं, कैसे एंट्री आपको करना है, कैसे जनरल एंट्री पास की जाती है, इसके क्या रूल होते हैं, किनको आपको डेबिट करना है, किनको क्रेडिट करना है और खाते में वो 2 पक्ष हम कैसे बनाएंगे। शुरू में बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें वो 2 पक्ष बनाने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे जैसे आप करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने एक ट्रांजैक्शन है, 1 लाख रुपए से अमित कुमार ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो अगर ओनर द्वारा बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश को क्यों डेबिट किया गया है। तो एक चीज़ और बता दें कि जैसे हम जनरल एंट्री करते हैं तो जनरल एंट्री हमेशा बिजनेस के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी बिजनेस को ध्यान में रख के करते हैं। तो ये कैश जो है बिजनेस में आया है और रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी बिजनेस में जो भी चीज़ आए उसे आपको डेबिट करना है। कैपिटल, तो कैपिटल क्योंकि व्यापार में हमारा मालिक ये पैसा, व्यापार जब भी जनरल एंट्री करेंगे तो बिजनेस हमसे पूछेगा कि ये जो 1 लाख रुपए का कैश है ये कहाँ से आया, क्यों आया। तो इसके जवाब में है कि ये कैश हमारे मालिक ने दिया और मालिक का नाम न लिख करके उसे हम कैपिटल से रिप्रेजेंट किए हैं। तो हाँ, अगर यही पार्टनरशिप का बिजनेस होता तो हम यहाँ पर पार्टनर का नाम जैसे राज कैपिटल, मोहित कैपिटल्स ये दर्शाते। तो यहाँ पर प्रोप्राइटरी बिजनेस है, एकल स्वामित्व वाला बिजनेस है, तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करेंगे। कैश व्यवसाय में आ रहा है और ये कैपिटल है, यानी कैपिटल को हम मालिक का नाम न लिखकर कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। व्यवसाय में किसी भी माध्यम से अगर आपके पास चाहे कैश आए, चाहे बैंक आए, चाहे बिल्डिंग से, इन सभी को करना है आपको डेबिट और कैपिटल को करना है क्रेडिट। जैसे कैश, बैंक, बिल्डिंग, मोटर और लैपटॉप, ये सारी चीज़ बिजनेस में अगर ओनर के द्वारा लगाया जाता है, मालिक के द्वारा लगाया जाता है, तो हम इनको डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और कैपिटल का लेजर हम अंडर कैपिटल ग्रुप के अंतर्गत बनाएंगे। कैश का कैश इन हैंड में, बैंक का बैंक में,
बिल्डिंग का एसेट्स फिक्स एसेट्स में, मोटर वैन का फिक्स एसेट्स में, लैपटॉप का फिक्स एसेट्स में। हाँ, अगर यहाँ पे देखिए आप चाहे तो कैपिटल की जगह मालिक का नाम के लिए बना सकते हैं, लेकिन तभी बनाइए जब पार्टनरशिप का बिजनेस हो, जैसे राज कैपिटल, मोहित कैपिटल। तो इस तरह हम व्यवसाय प्रारंभ करने की एंट्री करेंगे। और इसके बाद चलते हैं अगले एंट्री की तरफ। अमित ने 10,000 रुपये नगद, 5,000 रुपये बैंक से लोन लेकर व्यापार प्रारंभ किया। तो अमित स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश 10,000 रुपीज एंड बैंक लोन। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और टू बैंक लोन अकाउंट। यानी कि देखिए व्यवसाय में आपका जो कैश आया है वो आया है 15,000। कैसे? 10,000 ओनर ने दिया है और 5,000 बैंक का लोन है। लेकिन कैपिटल जो है, हम कैपिटल में आपको दर्शाएंगे ओनली 10,000 और बैंक लोन में दर्शाएंगे 5,000। और एक चीज़ और बता दें कि डेबिट और क्रेडिट का हमेशा जो अमाउंट का जोड़ हो वो इक्वल यानी बराबर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, अमित ने 1,000 रुपये नगद, 5,000 रुपये का फर्नीचर और 1,000 रुपये मित्र अमन से लोन लेकर व्यापार शुरू किया। अमित स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश 1,000 रुपीज, फर्नीचर 500 एंड टुक्स लोन फ्रॉम द अमन। यहाँ अमाउंट को छोटा इसलिए हमने रखा है कि आपको इसे अच्छे से समझ में आए। तो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू अमन। कैश को 2,000 दिखाया गया है, वो इसलिए तो यहाँ पर अमित ने 1,000 रुपये नगद, 1,000 ये हो गया और 1,000 अपने मित्र, यानी बिजनेस में जो कैश आ रहा है वो 1,000 रुपीज आ रही है और अमन ने दिया है 1,000 रुपये और फर्नीचर है 500 रुपये। तो अब देखिए रूल कौन सा लागू फॉलो हो रहा है। तो रूल यहाँ रियल का लग रहा है। रियल का रूल होता है, वास्तविक खाते का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो व्यापार में आए उसे आपको डेबिट करना है। तो कैश व्यापार में आ रहा है इसलिए कैश को डेबिट किया गया है। फर्नीचर व्यापार में आ रहा है इसलिए फर्नीचर को डेबिट किया गया है। कैपिटल मैंने आपको पहले बता दिया ओनर ही होता है। अमन, तो अमन को आपको दिखाना है 1,000 रुपये, क्योंकि ये जो कैश है, क्योंकि हमेशा बिजनेस आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि ये कैश कहाँ से आया, तो आपको बताना होगा कि ये कैश हमारे मालिक ने नहीं, किसी से हमने लोन लेके दिया है। तो इस तरह हम इस जनरल एंट्री को करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और टू अमन अकाउंट। दोनों जो डेबिट और क्रेडिट का जोड़ हमेशा दोनों बराबर होना चाहिए। और जनरल एंट्री लिखने का एक रूल होता है, डेबिट और क्रेडिट में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, जिस समय यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 2,000 प्लस 500 2500 और 15 10 2500 दोनों बराबर इक्वल टू होगा। नेक्स्ट एंट्री, चलिए परचेज की एंट्री करके देखते हैं। तो परचेज, कैश परचेज आप या क्रेडिट पे, देखिए परचेज हमेशा दो तरह से कर सकते हैं, कैश या क्रेडिट। और कैश में हम चाहे तो परचेज बैंक के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इसे भी समझेंगे बहुत आसानी से, इजी से समझेंगे। 20,000 रुपये का माल खरीदा, गुड्स परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज को क्यों डेबिट किया गया है? क्योंकि परचेज रियल नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। व्यापार की समस्त व्यय और हानियों को आपको करना है डेबिट। तो जब परचेज करते हैं कैश व्यापार से बाहर जाता है, एक एक्सपेंसेज होता है, तो इस तरह इसको डेबिट करना है। और कैश रियल अकाउंट होता है और रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे कैश व्यापार से बाहर जा रहा है। इससे जनरली इसलिए समझ सकते हैं कि व्यापार और जनरल एंट्री जब आप करेंगे तो बिजनेस में तो परचेज कर रहे हैं, व्यापार में माल आ रहा है और कैश जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमन से 30,000 रुपये का माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम अमन। तो यहाँ पे देखिए नगद नहीं है और उधार है। अगर नाम न भी दिया गया हो, कैश जब तक न कहा जाए और लिखा है अमन से 30,000 रुपये का माल खरीदा, तो इसे उधार ही मानेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन, यानी कि यहाँ माल आ रहा है, या इस तरह भी समझ सकते हैं परचेज का नॉमिनल अकाउंट होता है। तो एक्सपेंसेज को हम करते हैं डेबिट और डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। यहाँ पे अमन पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे अमन देने वाले हैं,
इसलिए अमन को किया गया है क्रेडिट। तो और ये भी है, अगर आप जिससे माल खरीदते हैं, मान लीजिए आप दिन भर में 20 लोगों से माल खरीदते हैं, तो किसका आप याद रखेंगे, तो उनका नाम भी लिखना जरूरी होता है। हाँ, अगर आप शुरू में आपको ये समझ में आए कि कौन से खाते, कौन से इन दो पक्ष हम बनाएंगे, परचेज बनेगा या गुड्स बनेगा या अमन बनेगा, तो ये धीरे धीरे करते समझ में आ जाता है कि किस ट्रांजेक्शन में हम वो दो पक्ष क्या बनाएंगे। तो चलिए, हाँ, आप कॉपी और कलम लेके सारे एंट्री को 1 बाय 1 आप इसे नोट करते रहें। परचेज का अकाउंट, परचेज में कैश का, कैश इन हैंड में अमन का, क्योंकि अमन से माल खरीद रहे हैं तो ये हमारे हो जाएंगे लेनदार, और लेनदार की एंट्री हम, लेनदार का जो लेजर होता है उसे हम खोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में, और देनदार का खोलेंगे सन्ड्री डेबिटर्स में। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री, परचेज ट्रांजेक्शन है और अमन को माल वापस किया, तो गुड्स रिटर्न टू अमन, तो अमन डेबिट टू परचेज रिटर्न। अमन परचेज अकाउंट है और रूल होता है डेबिट द रिसीवर, पाने वाला रेडी। तो अमन को माल वापस किया है तो अमन डेबिट, अमन पाने वाला हो गया, और परचेज रिटर्न, माल हमारे पास से जा रहा है, और नियम होता है डेबिट क्रेडिट फॉरवर्ड गोज आउट, जो हमारे पास से जाए उसे आपको करना है क्रेडिट। तो इस तरह हम अमन डेबिट टू परचेज रिटर्न करेंगे। अमन का लेजर आपको पहले बताया है सन्ड्री क्रेडिटर्स में, और परचेज रिटर्न का लेजर आपको खोलना है परचेज के अंतर्गत। अब अमन को भुगतान किया, यानी अमन को से माल खरीदा था और अमन को पेमेंट किया गया, तो कैश पेड टू अमन, तो अमन डेबिट टू कैश। यहाँ पे देखिए अमन पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, अमन पाने वाला है इसलिए अमन को डेबिट किया गया है, और कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, और जब भी कैश बिजनेस से बाहर जाएगा उसे करना है क्रेडिट। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे डेबिट हो गया है, इसे आप इसे इग्नोर करिएगा, अमन डेबिट टू कैश अकाउंट, और इस डेबिट को आप इग्नोर कर दीजिएगा। एंट्री होगा अमन को भुगतान किया, अमन पाने वाला है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, और रियल का रूल होता है क्रेडिट वार्ड गोज आउट, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, और अमन पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, इसलिए अमन को डेबिट किया गया है और कैश को क्रेडिट किया गया है। चलिए अब आगे की एंट्री देखते हैं सेल की। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल, जिस तरह हम परचेज करते हैं उसी तरह हम नगद बेचते हैं और उधार बेचते हैं, और नगद में दो कंडीशन बन सकता है, या तो मुझे कैश मिल सकता है या मुझे चेक, और चेक मिला तो उसे हम बैंक मांग के करेंगे, चेक नहीं रिकॉर्ड करते हैं, बैंक से रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, तो चलिए यहाँ पे नगद माल बेचा, सिंपल सा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। क्यों? क्योंकि जब आप माल को सेल करेंगे तो माल आपके बिजनेस में आएगा, और नियम होता है डेबिट वाट कम्स इन, तो व्यवसाय में कैश आ रहा है तो नियम रियल का लगा हुआ है, डेबिट वाट कम्स इन, और क्रेडिट वाट गोज आउट, दोनों ही रियल अकाउंट है। ये रियल अकाउंट है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर व्यवसाय में जब कैश आया तो कैश को आपको करना है डेबिट, क्योंकि आने वाली वस्तुओं को आपको करना है डेबिट, और ये आपका सेल है, लाभ हुआ है, इसलिए आपको इसे करना है क्रेडिट। हाँ, एक पक्ष डेबिट हो जाता है तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक, हम शुरू में तो नहीं समझ में आता है, लेकिन जैसे जैसे करते हैं एंट्री समझ में आने लगती है कि एक पक्ष डेबिट हो जाता है तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक क्रेडिट होना ही होना है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट होगा, और कैश का लेजर कैश इन हैंड में बनता है और सेल का लेजर सेल में बनता है। और जनरल एंट्री की बात करें तो बाउचर में जाएगा, और किस बाउचर में जाएगा ये, या फेट बाउचर में जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। मोहित को माल बेचा तो उधार सेल है, क्रेडिट सेल है, मोहित डेबिट टू सेल अकाउंट। तो यहाँ मोहित पर्सनल अकाउंट है और मोहित डेबिट टू सेल हुआ, किस रूल पे, तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, पाने वाला रेडी। तो यहाँ मोहित को माल बेचा है, तो यहाँ पे मोहित को आपको डेबिट करना है, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को आपको रेडी करना है। सेल जो है व्यवसाय से हमारा माल जा रहा है, और नियम होता है रियल का क्रेडिट वार्ड गोज आउट, तो व्यापार से जो चीज़ जाए उसे आपको क्रेडिट करना है। और इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है मोहित ने 500 रुपये का माल वापस कर दिया, तो यहाँ पे जो माल सेल हुआ था वो रिटर्न आया है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहित, यानी व्यापार में जो वस्तुएं आती हैं उन्हें करना है डेबिट, डेबिट वाट कम्स इन, और मोहित देने वाले हैं
पर्सनल का नियम लगता है, तो देने वाले यानी क्रेडिट द गिवर। तो इस रूल के आधार पे आपको करना है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहित। और एक चीज़ और बता दें कि मोहित का लेजर आपको सन्ड्री डेबिटर्स में खोलना है, यानी कि देनदार में खोलना होता है, और सेल का लेजर सेल में खोलना होता है, और टोटल सेल की एंट्री हमको F8 में पास करना होता है। तो इस तरह हम सेल की एंट्री करेंगे। चलिए और भी एंट्री देखते हैं। मोहित से मिले तो कैश मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सॉरी यहाँ पे रवि हो गया है, तो मोहित से मिले हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित होगा। और कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, आपको वैसे ही करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू रवि, कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित। तो इस तरह हम एंट्री को पास करेंगे। जब भी हमें किसी पार्टी से किसी बिल के एंगेस्ट में कैश रिसीव होता है, तो हम उस एंट्री को कैश व्यापार में आता है। तो जब कैश व्यापार में आता है तो कैश व्यापार हमसे पूछता है कि ये कैश क्यों, कैसे मिला। तो इसके पीछे का रीजन हमें बताना पड़ता है कि ये रवि ने दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रवि। और जर्नल एंट्री से अगर कोई भी जर्नल एंट्री होता है, उसका प्रभाव हमारा लेजर पे पड़ता है। तो अगर आपने रवि को माल बेचा है, अगर इस एंट्री को आप नहीं करेंगे तो रवि का बैलेंस जैसा का तैसा बना रहेगा। तो बैलेंस भी ख़त्म करना होता है, यानी कि अगर हमने रवि को क्रेडिट नहीं करेंगे तो फिर से रवि का उतना ही बकाया शो करेगा। इसलिए हम क्रेडिट करते हैं तो रवि का बैलेंस जो इक्वल हो जाता है और जो अमाउंट ड्यू रहता है वो पेड हो जाता है। तो यहाँ पर मोहित से मिले या रवि से मिले तो कैश अकाउंट डेबिट टू रवि। नेक्स्ट है बैंक ट्रांजेक्शन। बैंक में रुपए जमा किए तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और किस रूल के आधार पर? तो रूल होता है, बैंक एक संस्था है, यानी कि एक पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ बैंक पाने वाला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश एक रियल अकाउंट है और रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्यापार से जा रहा है कैश और बैंक हो गया पाने वाला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक का लेजर बैंक अकाउंट में, कैश का लेजर कैश अकाउंट में। और एंट्री को हम इसे पास करेंगे कंट्रा वाउचर में, यानी F4 में पास करेंगे। F4 यानी कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर में उन एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं जो एक विरोधाभास से रिलेटेड होते हैं, जिससे एक बैलेंस कम होता है और एक बैलेंस बढ़ता है। अगर कोई पार्टी हमें कैश देता है या चेक देता है तो उसकी हम एंट्री कंट्रा में नहीं करते हैं, उसको रिसीव में करते हैं, या हम किसी पार्टी को चेक देते हैं तो उसको पेमेंट में करते हैं। लेकिन जब हम कैश को निकाल के बैंक में जमा करते हैं या बैंक से निकालते हैं कैश, तो उसकी एंट्री हम कंट्रा में करते हैं। तो ये एंट्री क्लियर हो चुका होगा कि बैंक में रुपया जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक को क्यों आपने डेबिट किया है? क्योंकि बैंक पाने वाला है, कैश आपके बिजनेस से जा रहा है। तो सारे रूल एक बार फिर से आप याद कर लीजिएगा, पर्सनल का, रियल का, नॉमिनल का, क्योंकि खाते 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और तीनों की एक रूल है जो कि गोल्डन रूल है, और यही रूल ज़्यादातर प्रयोग लोग करते हैं। तो शुरू में तो आप रूल के फॉलो करते हैं, जैसे जैसे आप एंट्रियाँ पोस्ट करते हैं और ये एक अभ्यास सा, प्रैक्टिस सा हो जाता है और ऑटोमेटिक आप एंट्री करने लगते हैं। तो वहाँ पे आपका अपने आप, जैसे माल बेचा, नगद माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो वहाँ पे डेबिट क्रेडिट करना आसान हो जाता है। तो चलिए हम आगे की एंट्री देखते हैं। आगे है बैंक से रुपए निकाले। तो जाहिर सी बात है, जब पैसे निकालेंगे तो बिजनेस में आएगा, तो आने वाले को आपको डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक करना है। कैश आ रहा है, बैंक देने वाला है। तो इस एंट्री को भी हम कंट्रा एंट्री मांग करके कंट्रा वाउचर यानी F4 में करेंगे। नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वेतन का भुगतान गूगल पे के द्वारा किया। देखिए यहाँ भी बैंक ट्रांजैक्शन है लेकिन कंट्रा नहीं है। तो वेतन एक सैलरी, कोई एम्प्लॉय था, उन्हें हम सैलरी दिए हैं, तो सैलरी की एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर कैश होता तो कैश करते, लेकिन यहाँ भुगतान जो है बैंक के द्वारा होगा, तो बैंक देंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट 1000। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप जर्नल एंट्री करें तो
अगर आप मैनुअल एंट्री करते हैं तो यह थोड़ा सा गैप दिया जाता है। तो सैलरी का अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में खोलेंगे, बैंक का बैंक में खोलेंगे और इस एंट्री को हम पेमेंट पास वर्चुअल में पास करेंगे। और किस रूल पे करना है इसे, अगर रूल की बात करें तो सैलरी एक तरह से नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो व्यापार में होने वाली समस्त हानियों और व्ययों को आपको करना है डेबिट, तो सैलरी को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट कर लूँ कि जितने भी खर्चे होते हैं व्यापार में, जितने भी व्यय होते हैं उन्हें सबको डेबिट करना, चाहे वेजेज हो, चाहे ऑफिस एक्सपेंसेज हो, कोई भी एंट्री हो, आपको उसे डेबिट करना है। और उसके बदले में कैश या बैंक, अगर आप कैश दे रहे हैं तो कैश करें, बैंक दे रहे हैं तो बैंक करें। हाँ, अगर कैश और बैंक न दे करके आप अपने जिस प्रोडक्ट आप बिजनेस करते हैं कोई गुड्स देते हैं तो यहाँ पे आप परचेज करें। तो एक बार फिर से कौन से बता दें, सैलरी का भुगतान गूगल पे के द्वारा किया है तो भुगतान ऑनलाइन होगा, यानी कि बैंक के माध्यम से होगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और बैंक ट्रांजेक्शन में मोहित ने मेरे खाते में जमा किया 1,000 रुपये, तो कैश डिपॉजिट किया है मेरे खाते ने, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कैश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ओनली बैंक में प्रभाव पड़ेगा। तो एक कंट्रा एंट्री नहीं होगी, इसे हम रिसिप्ट में करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित, बैंक में कैश इंक्रीज हो रहा है यानी बैंक पाने वाला है तो बैंक को डेबिट करेंगे, मोहन देने वाले हैं तो मोहन को क्रेडिट करेंगे। अगर आप मोहन को नहीं करते हैं क्रेडिट तो मोहन का बैलेंस जो मोहन का बाकी रहा होगा वो सेम शो करेगा, इसलिए हम मोहन को क्रेडिट करते हैं। रूल भी अगर देखा जाए, अगर रूल की बात करें, अगर हम जनरल एंट्री में रूल बिगाड़ते हैं तो भी सही होता है। कॉमन सेंस की बात भी करें कि अगर हम पार्टी को क्रेडिट नहीं करेंगे तो बैलेंस उनका जो का तो बना रहेगा, क्योंकि मोहित को हमने माल बेचा था, अब वो कैश दे रहे हैं तो उनके बैलेंस को भी कम करना होता है। तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, जब आगे अब लेजर बनाएंगे और आगे बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो धीरे धीरे हर चीज़ आपको मैनुअली समझ में आएगा। और सबसे अच्छी बात, जब आप इसको प्रैक्टिकली लेते हैं, जब आप किसी शॉप या किसी ऑफिस या किसी कंपनी में काम करते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है कि हमें करना कैसे होता है। तो मोहित ने मेरे खाते में जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित, तो सॉरी यहाँ मोहन हो चुका है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित समझिएगा। तो कोई भी पार्टी का नाम हो, यानी मोहन ने मेरे खाते में जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो चलिए नेक्स्ट है एक्सपेंसेज। तो जितने भी एक्सपेंसेज होंगे वो मैंने पहले ही बताया कि उनको करना है डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विज्ञापन खर्च, तो इन्हें भी वैसे करना है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पर देखिए विज्ञापन खर्च चेक द्वारा दिया तो बस सिंपल सा है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सभी खर्चों को आपको डेबिट करना होता है, रूल है नॉमिनल का, ये नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, व्यापार में होने वाली समस्त व्ययों को आपको करना होता है डेबिट, एक्सपेंसेस को डेबिट, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर यही कैश से पेमेंट होता तो कैश करते और बैंक से हो रहा तो बैंक। एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट को आपको खोलना होता है, यानी सारे जो खर्चे होते हैं उन्हें हम खोलते हैं इनडायरेक्ट के एक्सपेंसेस के अंतर्गत। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है वे खर्चे जो माल उत्पादन से पहले के होते हैं, यानी और जो ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं यानी माल उत्पादन के बाद, उन्हें हम इनडायरेक्ट समझ के पास करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप इस तरह समझा करें। तो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट को हम करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत और बैंक अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करना है और बैंक को करना है क्रेडिट। तो सभी एक्सपेंसेज जितने भी खर्चे होंगे, रेंट, वेजेज, इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज, कोल, बैंक चार्जेज, रिपेयर, स्टेशनरी, ऑफिस रेंट, बैंक चार्जेज, ये सारे खर्चों को आपको करना है डेबिट। और उसके बदले में अगर कैश दे रहे हैं तो कैश को क्रेडिट करें और बैंक दे रहे हैं तो बैंक। फॉर एग्जांपल मजदूरी दिया तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या वेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर खर्चे आप बैंक के माध्यम से कर रहे हो, पेमेंट बैंक के माध्यम से दे रहे हो तो बैंक करो। अगर आप खर्चे
पेमेंट उनको कैश के माध्यम से दे रहे हो तो कैश करो, या बैंक यानी कैश या चेक न दे करके आप कोई सामान दे रहे हो तो गुड्स करना है। हाँ, वेजेस का लेजर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत बनाते हैं। रेंट का इनडायरेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी का इनडायरेक्ट, कैरेज का इनडायरेक्ट, कोल फ्यूल का डायरेक्ट, बैंक का इनडायरेक्ट, रिपेयर का इनडायरेक्ट, स्टेशनरी का इनडायरेक्ट, ऑफिस का इनडायरेक्ट, बैंक चार्जेज का इनडायरेक्ट। यानी बैंक चार्जेज अगर मान लीजिए बैंक ने कोई चार्ज काटता है तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है फिक्स एसेट ट्रांजैक्शन। लैपटॉप खरीदा, परचेज अकाउंट। जब आप कहीं किसी पार्टी से लैपटॉप खरीदते हैं तो एंट्री होगी लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहुत सारे बच्चे इसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते हैं। तो यहाँ हम क्लियर करेंगे कि अगर हम कोई एसेट्स खरीदते हैं और अपने बिजनेस के यूज के लिए तो वहाँ पे हम उसे एसेट्स मान के एंट्री करेंगे, और बेचने के उद्देश्य से अगर हम नहीं करते हैं तो उसे हम एसेट्स मानेंगे। अगर हमारा लैपटॉप का जब शोरूम होगा या लैपटॉप हम परचेज करेंगे, सेल करेंगे, तो वहाँ पे हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे और स्टॉक में लैपटॉप को दिखाएंगे। लेकिन जब हम लैपटॉप को जब हम पर्सनल यूज के लिए या बिजनेस यूज के लिए खरीदेंगे तो वहाँ पे हम लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है ओम इन्फोटेक से लैपटॉप खरीदा। तो यहाँ पर देखिए ये उधार ट्रांजैक्शन है, और जब उधार ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पे हम कैश को नहीं दिखाते हैं। तो जब भी हम किसी लेन देन में किसी पार्टी का नाम आता है और उनमें कैश ना हो तो उसे हम उधार मान के एंट्री करते हैं। और ये सब चीज़ें तो जब आप बाई प्रैक्टिकली किसी ऑफिस में या किसी कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ ये बिल्कुल समझ में आ जाता है कि कैश परचेज है कि क्रेडिट परचेज है। तो इसकी एंट्री होगी लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू ओम इन्फोटेक। तो इन्फोटेक एक फर्म का नाम है। तो यहाँ पर जो रूल अप्लाई हुआ है, लैपटॉप बिजनेस में आ रहा है और आने वाले एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, और यहाँ पे एक पार्टी है जो दे रही है लैपटॉप को तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। यानी ये पर्सनल अकाउंट और ये रियल अकाउंट। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और पर्सनल का रूल होता है क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए हम लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू इन्फोटेक। नेक्स्ट है ड्रॉइंग ट्रांजैक्शन, आहरण। तो निजी प्रयोग के लिए जो हम व्यापार से चाहे कैश निकाले चाहे गुड्स निकाले उन्हें हम आहरण बोलते हैं। तो निजी प्रयोग के लिए व्यापार से निकाला है 1000 रुपये, तो इसकी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग को इसलिए आप डेबिट कर रहे हैं कि ये व्यापार का एक एक्सपेंसेज है और कैश व्यापार से बाहर जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट किया गया है। और ड्राइंग एक तरह से बिजनेस का एक्सपेंसेज है, इसलिए हम ड्राइंग का लेजर हम 2 ग्रुप में भी बना सकते हैं, जैसे चाहे तो इनडायरेक्ट में और चाहे तो कैपिटल के अंदर बनाएंगे। तो मैं ज़्यादातर जब वर्क करता हूँ तो ड्राइंग का जो लेजर है हम इनडायरेक्ट में ही दिखाते हैं। तो आप चाहे ड्राइंग का लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में और चाहे कैपिटल में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट एंट्री है निजी प्रयोग के लिए बैंक से निकाले। तो यहाँ जो ट्रांजैक्शन हुआ है बैंक के माध्यम से हुआ है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, निजी प्रयोग के लिए। तो निजी प्रयोग के लिए हमने बैंक से कैश निकाला हुआ है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एक तरह से व्यापार एक्सपेंसेज है और बैंक यहाँ पर देने वाला है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जो रूल अप्लाई यहाँ पे हुआ है वो है ड्राइंग एक तरह से डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई हुआ है, और बैंक एक देने वाला संस्था है, इसलिए यहाँ पे बैंक को क्रेडिट किया गया है। नेक्स्ट एंट्री है निजी प्रयोग के लिए व्यापार से माल निकाला, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। तो इसकी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। व्यापार का एक्सपेंसेज हो रहा है तो नियम होता है पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो उस रूल के आधार पे यहाँ हमने ड्राइंग को डेबिट किया है। जब एक पक्ष डेबिट होता है दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है, तब भी यहाँ पे हम परचेज
को इसलिए क्रेडिट किए हैं कि व्यापार से गुड्स कम हो रहा है, माल कम हो रहा है, इसलिए हमने परचेज को क्रेडिट किया हुआ है। इसके बाद हम डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन को सीखेंगे। तो व्यापार में दो तरह से डिस्काउंट होते हैं, एक व्यापारिक छूट ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है नगद छूट। तो व्यापारिक छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है, बस अमाउंट को कम करके दिखा दिया जाता है, और नगद छूट का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। तो चलिए इसे देखते हैं। 1000 रुपये का माल 10% नगद छूट पे खरीदा है तो कुछ परचेज 1000 रुपीज़, डिस्काउंट 10%। तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट ना हो तो एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव का एक लेजर खोलेंगे और डिस्काउंट रिसीव का लेजर हम इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत दिखाएंगे, इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में दिखाएंगे। बाकी आपको मैंने पहले बता दिया, परचेज का लेजर परचेज में, कैश का लेजर कैश में। अब कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है? तो रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है, परचेज कर रहे हैं, व्यापार का एक तरह से एक्सपेंसेज है, तो वहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, तो यहाँ पे इसलिए परचेज को डेबिट किया गया है। और कैश व्यापार से जा रहा है, जाने वाले को आप क्रेडिट करते हैं, और डिस्काउंट आपको रिसीव हो रही है, आपका लाभ एक तरह से, व्यापार का एक तरह से लाभ है, तो डिस्काउंट को इसलिए आपने क्रेडिट किया हुआ है। अमाउंट देखिएगा, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा इक्वल बराबर होना चाहिए। यहाँ पे परचेज आपने 1000 रुपये किया है, कैश आपने 900 दिया है, और यहाँ पे डिस्काउंट आपका 100 रुपये है। तो इस तरह हम डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। और यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन और है, यहाँ पे आपने माल बेचा है 1000 रुपये का और 10% डिस्काउंट है, तो यहाँ पे आपको कैश रिसीव होगा। तो कैश आपको रिसीव हो रहा है 900 रुपये, और आपने डिस्काउंट दिया हुआ है, तो ये आपकी व्यापार की एक तरह से हानि है। अगर डिस्काउंट को अगर आप हटा के एंट्री पहले करें तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये एंट्री होती तो 1000 डिस्काउंट हमारी व्यापार की हानि है। अब चलिए देखते हैं इस पर कौन सा रूल अप्लाई हुआ है। यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हुआ है। रियल का जो रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश व्यापार में आ रहा है, इसलिए कैश को डेबिट किया गया है, डिस्काउंट आपकी हानि है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि व्यापार की जो हानि होती है उसे आप डेबिट करते हैं। सेल व्यापार से जा रहा है व्यापार, तो इसलिए सेल को आपको क्रेडिट किया गया है। तो देखिए डेबिट और क्रेडिट यहाँ भी दोनों इक्वल है। तो 900 रुपये कैश मिला, डिस्काउंट आपने दिया है, डिस्काउंट अलाउ का लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत बनाएंगे। तो इस तरह कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ने दोस्तों आज की क्लास में हमने जाना डेबिट और क्रेडिट को जाना, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के बारे में जाना कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। इसके बाद हमने जनरल के रूल को जाना कि किस अकाउंट में कौन सा रूल अप्लाई होता है, पर्सनल के रूल, रियल के रूल और नॉमिनल के रूल। इसके बाद हमने कैपिटल, परचेज, सेल और फिक्स एसेट की एंट्री को सीखा। इसके बाद हमने एक्सपेंसेज और डिस्काउंट की एंट्री को सीखा। तो दोस्तों और आने वाली क्लास में हम और भी जनरल एंट्री को बायोपेटिकली सीखेंगे, उन्हें हम टेली प्राइम में पोस्ट करके आपको दिखाएंगे और पूरे एक्सप्लेन के साथ उसको स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे। तो आप शुरू में इन एंट्री को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, किस एंट्री में कौन सा रूल लगेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तीनों रूल को आप अपने कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए, क्योंकि रूल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको रूल ही नहीं पता होगा तो जनरल एंट्री में आप अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं होगा। यकीन मानिए अगर आप किसी बिजनेस के अकाउंट को मैनेज कर पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एंट्री को सीखेंगे। तो यदि आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट करना न भूलें कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। धन्यवाद।